आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नए टॉपिक से, नल स्पेस। इसको नल स्पेस भी कहते हैं और कर्नल ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन टी भी कहते हैं। जैसे वेक्टर स्पेस होता है वैसे ही नल स्पेस होता है। अब नल स्पेस में एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं, कौन से आते हैं, ठीक, ये सब पर डिस्कस करेंगे। यहीं पर हम आपको फिगर के थ्रू बताते रहे, मैपिंग के थ्रू। जैसे ये आपका वेक्टर स्पेस, ठीक है, और एक वेक्टर स्पेस तो यहाँ पर आपका दूसरा वेक्टर स्पेस ही है डब्ल्यू। इसी में तो आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो आपको पता है कि जैसे जीरो वेक्टर है, अल्फा है, बीटा है, गामा, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। और यहाँ पर भी जीरो वेक्टर है। अब ये है कि यहाँ कहीं कहीं जीरो डैश भी लगा दिया था, कहीं कहीं जीरो भी केवल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपके में डैश नहीं लगाया गया, इसलिए इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से, ठीक। और यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे, मान सकते हैं अल्फा डैश है, बीटा डैश है, इस तरह से गामा डैश है, तो मैपिंग होती है, ठीक, डिफरेंट डिफरेंट। तो नल ट्रांसफॉर्मेशन या जिसे हम एंटी से डिनोट करते हैं, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है कि जितने भी वेक्टर अल्फा, यानी जैसे अल्फा है, अल्फा जैसे जीरो वेक्टर तो जीरो से मैप होगा, मान लीजिए अल्फा भी मैप हो जाए, मान लीजिए बीटा भी मैप हो जाए वी के, तो वी के जितने भी एलिमेंट हो जो जीरो वेक्टर ऑफ डब्ल्यू से मैप हो रहे होंगे, उनको हम लोग एनटी में कलेक्ट कर लेंगे। किसमें लेंगे? एनटी में। फिर से एक बार यहाँ समझ लीजिए आप इसको, फिर से स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं इसका। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास वी और ये आपके पास स्पेस है डब्ल्यू, ठीक, दो स्पेस है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है टी। तो ट्रांसफॉर्मेशन टी इस जीरो वेक्टर को इस जीरो वेक्टर से मैप कराएगा। देखने में दोनों एक ही जीरो वेक्टर है, ठीक। अब यहाँ अल्फा भी जीरो वेक्टर से हो जाए, बीटा भी जीरो वेक्टर से हो जाए, हाँ गामा हो सकता है कि किसी गामा डैश से हो जाए, वो अलग बात है, या कोई डेल्टा वेक्टर आपका जा करके किसी डेल्टा डैश से हो जाए, वो अलग बात है। तो तीन वेक्टर तो जीरो वेक्टर से मैप हो गए। तीन वेक्टर कौन कौन से? जीरो वेक्टर, बीटा, गामा ऑफ वी। आपने देखा फिगर में कि हमने ये मैप करा दिए। तो जो ये तीन वेक्टर वी से जाकर के मैप हो रहे हैं, ये एनटी में रखे जाएंगे। एनटी, एनटी क्यों लिखते हैं? एक तो नल के लिए डिनोट करने के लिए, टी इसलिए लिख रहे हैं, टी रिस्पॉन्सिबल है, ट्री मैप करा रहा है, ट्री कैरी कर रहा है वेक्टर्स को, सब वेक्टर्स को नहीं कर रहा है, कुछ वेक्टर्स को कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम एनटी की बात करें तो इसमें अल्फा वेक्टर्स आएंगे। कहां से आएंगे? वी से आएंगे। किस प्रकार के आएंगे कि टी अल्फा इज इक्वल टू जीरो वेक्टर हो रहा होगा। जीरो ये वेक्टर कहाँ का है? ये डब्ल्यू का है। तो डिफिनीशन एनटी की क्या बनती है? वो सॉरी टी एन की, नहीं नहीं एनटी लिखा हुआ है, जो एनटी की बन रही है नल स्पेस की, तो नल स्पेस की बनेगी आपकी, इट इज द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ वी विच मैप टू द जीरो वेक्टर ऑफ डब्ल्यू, राइट, या सेट ऑफ दोज वेक्टर्स ऑफ वी। तो वो वेक्टर ले लेंगे एनटी में जो जीरो वेक्टर ऑफ वी से मैप होंगे। तो डेफिनेशन हुई आपकी। तो लेट वी एंड डब्ल्यू बी टू वेक्टर स्पेसेस ओवर एफ एंड टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी टू डब्ल्यू, then the null space of T written as NT is the set of all vectors alpha in V। किसका सेट है? अल्फा vectors in V such that T alpha is equal to जीरो वेक्टर ऑफ W। और इसका नोटेशन क्या है? NT is equal to अल्फा belongs V और T alpha is equal to जीरो वेक्टर, ठीक। अब इसे हम प्रूफ करेंगे कि ये सब स्पेस होगा। एक बात और यहां पर डिस्कस कर लें हम आपसे कि NT में एलिमेंट्स आ कहां से रहे हैं? वी से आ रहे हैं। तो एनटी किसका सबसेट होगा? एनटी तो वी का ही सबसेट होगा ना। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि एनटी वी का सबसेट तो है और साथ ही साथ ये सब स्पेस भी है, ठीक। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। प्रूव दैट नल स्पेस एनटी ऑफ टी इज सब स्पेस ऑफ वी, ठीक। तो आपने सब स्पेस की डेफिनेशन तो पढ़ी रखी है, एक बार हम यहाँ प्रूफ कर देते हैं आपका, शायद आसानी से आप समझ जाएंगे इसको। कि एक हमने मान लीजिए ये एनटी आपके पास है, ठीक है, और इसमें जीरो वेक्टर तो होना ही है, इसमें हमने दो एलिमेंट्स मान लिए या तीन मान लिए इस तरीके से। अब इसको हमें सब स्पेस दिखाना है, तो शो एनटी इज सब स्पेस ऑफ वी। तो क्या दिखाना होगा फिर? इसके लिए हमें दिखाना होगा कि सी अल्फा प्लस बीटा भी एनटी में बिलोंग कर रहा है। तो ये टू शो, ये आपका टारगेट होगा, यानी कि सी अल्फा प्लस बीटा इसमें बिलोंग कर जाए।
तो सी अल्फा प्लस बीटा एंटी में अपने आप तो नहीं बिलोंग कर जाएगा, जब एंटी की क्राइटेरिया को क्वालिफाई करेगा तभी बिलोंग करेगा। देखिए वी में बिलोंग करना अलग बात है, सी अल्फा प्लस बीटा वी में तो होगा, लेकिन क्या जरूरी है कि ये जीरो वेक्टर से मैप हो? ये एग्जामिन करेंगे आप, हो सकता है ना मैप हो सकता है हो जाएगा तो हम क्लेम कर देंगे कि एंटी हमारा सब स्पेस है, नहीं होगा तो हम कहेंगे नहीं है। बड़ा आसान है, इधर भी कर दे रहे हैं, वहां टाइप जो मैटर है वहां भी दिखा देंगे आपको। अब दो वेक्टर ये अल्फा बीटा है, तो टी अल्फा तो जीरो वेक्टर से मैप हो ही रहा होगा, ठीक, और टी बीटा भी जीरो वेक्टर से मैप हो ही रहा होगा, तभी तो अल्फा बीटा एंटी में लिए गए हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कि टी ऑफ सी अल्फा प्लस बीटा, यानी टी सी अल्फा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सी अल्फा प्लस बीटा किससे मैप होता है, और टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ प्रूफ नहीं करना है, तो वी कैन राइट सी टी अल्फा प्लस टी बीटा, ठीक है। तो सी जीरो वेक्टर, तो ये भी जीरो वेक्टर, कुल मिला के आ गया जीरो वेक्टर। तो अब ये वेक्टर ट्रांसफॉर्म हो रहा है किससे, जीरो वेक्टर से मैप हो रहा है, और ये कहाँ का एलिमेंट है, ये डब्ल्यू का ही है आपका, क्योंकि इमेज का है ये टी अल्फा जीरो वेक्टर, ये जीरो वेक्टर डब्ल्यू का है, ये जीरो वेक्टर डब्ल्यू का है, तो अल्टीमेटली डब्ल्यू का आएगा। तो ये इंप्लाई कर देगा कि सी अल्फा प्लस बीटा जो है वो एंटी में बिलोंग कर रहा है। वैसे बेसिकली सी अल्फा प्लस बीटा वी में था, और अब कहाँ बिलोंग कर गया आपका, एंटी में आ गया। तो देखिए वही चीज फिर से यहाँ दिखा दे रहे हैं कि लेट एन टी इज इक्वल टू अल्फा बिलोंगिंग विद टी अल्फा इज इक्वल टू जीरो वेक्टर ऑफ डब्ल्यू, एन टी इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी बिकॉज एटलीस्ट जीरो वेक्टर इन वी इज इन एन टी सिंस टी जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर ऑफ डब्ल्यू। देखिए एन टी हमेशा नॉन एम्प्टी रहेगा ही रहेगा, क्यों, क्योंकि एटलीस्ट एक वेक्टर तो जीरो वेक्टर से मैप ही होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, वो जीरो वेक्टर ऑफ वी होता है, ठीक। अब यहाँ पर अल्फा बीटा एन टी में मान लिए तो टी अल्फा जीरो वेक्टर से मैप होगा, टी बीटा भी जीरो वेक्टर से मैप होगा। फॉर ईच सी इन एफ वी हैव टी सी अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ कैलकुलेट कर लिया हमने, तो आपको पहले बता दिया था कि सी अल्फा प्लस बीटा वी में बिलोंग करेगा। नाउ वी हैव टू चेक वेदर इट मैप टू जीरो वेक्टर और नॉट। अब लिख लिया सी टी अल्फा टी बीटा ड्यू टू द लीनियरिटी ऑफ टी, राइट। और ये जो जीरो वेक्टर आप देख रहे हैं ये वाला, ये कहाँ बिलोंग करेगा, ये डब्ल्यू, ऑब्वियस है ये चीज, ठीक। अब ये लिख सकते हैं, इंप्लाई कर देगा कि सी अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू एन टी, हेंस एन टी इज सब स्पेस ऑफ वी। एन टी जो है वो सब स्पेस हो गया आपका। अब एक नोट है यहाँ पर कि सब स्पेस एन टी इज कॉल्ड नल स्पेस ऑफ टी, इसको नल स्पेस ऑफ टी कहते हैं, वी नहीं, ध्यान रखिएगा ये नल स्पेस है, क्योंकि वजह कौन है, टी, ठीक है, एंड इट्स डायमेंशन इज कॉल्ड नलिटी टी। अब देखिए खुद अपने आप में एक स्पेस बन गया, जो आपने देखा ना, ये एक नया सेट जो हमारा बना एंटी, और एंटी अब क्या हो गया है, खुद में एक सब स्पेस हो गया। जब सब स्पेस हो गया तो उसका बेसिस भी एग्जिस्ट करेगा, जब बेसिस एग्जिस्ट करेगा तो फिर उसकी डायमेंशन भी एग्जिस्ट करेगी, तो इसकी डायमेंशन को हम लोग नलिटी टी कहा जाता है, नलिटी या न्यूलिटी टी भी कहीं पढ़ते हैं, नलिटी टी कह देते हैं, ठीक। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। एक बात हम और डिस्कस करना चाह रहे थे कि सब स्पेस एंटी इज कॉल्ड द नल स्पेस ऑफ टी, नल स्पेस ऑफ टी। अगर हम नल स्पेस ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, एक डिस्कशन रख रहे हैं यहाँ पर हम, नल स्पेस ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। देखिए नल स्पेस ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, यानी एन जीरो वेक्टर, इसमें कितने वेक्टर आ जाएंगे, इसमें मुझे लगता है कि v के तो सारे वेक्टर आ जाएंगे, इक्वल टू v हो जाएगा, क्योंकि नल ट्रांसफॉर्मेशन का क्या रोल होता है, नल ट्रांसफॉर्मेशन जो है, यानी वही जो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है, यहां से यहां अगर आप इंपोज करेंगे तो वो जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर से कराएगा, ये कैप लगा हुआ है यहाँ, ठीक है। और अल्फा को भी अगर आप देखेंगे जीरो कैप, तो ये जीरो कैप जो है अल्फा वो भी जीरो वेक्टर से हो जाएगा, जीरो कैप बीटा वो भी जीरो वेक्टर से हो जाएगा, क्योंकि नल ट्रांसफॉर्मेशन कल हमने आपको बताया था कि एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है कि वो v के सारे एलिमेंट्स को w के जीरो वेक्टर से मैप करा देगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके n जीरो कैप में, यानी जो एंटी था आपका, तो एक स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन है कि रूलिंग डिफाइंड होगी आपकी, लेकिन ये एक पर्टिकुलर है कि हमने यहाँ पर जीरो कैप ले रखा है, तो इसमें v के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक। तो एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है, आगे न्यूमेरिकल्स भी इस पर बेस मिल सकते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो इसको कहते हैं नल स्पेस ऑफ टी, सब स्पेस एन टी इज कॉल्ड द नल स्पेस ऑफ टी एंड इट्स डायमेंशन इज कॉल्ड द नलिटी टी, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको पूरा।
अब नेक्स्ट टॉपिक है रेंज स्पेस। रेंज स्पेस किसे कहते हैं? देखिए रेंज के बारे में हम आपको बता दें, जैसे कि V से W के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग ले रहे हैं, तो आप देख ही रहे हैं कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो V वेक्टर स्पेस से W स्पेस के लिए है, ठीक है। W भी स्पेस है, V भी स्पेस है हमारा, और एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ पर ये इम्पोज किया हुआ है, ठीक। अब जैसे ये टी ट्रांसफॉर्मेशन, अब मान लीजिए आपने यहाँ जीरो वेक्टर का, तो आप जानती हैं कि जीरो से हो जाएगा, अल्फा मैप कराया यहाँ पर आपने जा करके, ठीक। और अल्फा आपका ये डेल्टा से हो गया, या बीटा आपने मैप कराया इधर गामा से हो गया। तो एक्चुअली रेंज आर टी जो बनेगा आपका, टी इसलिए वही टी रिस्पॉन्सिबल है, टी तो ब्रिंग कर रहा है, कैरी करके वहां ले जा रहा है। तो इसमें एलिमेंट कौन से आएंगे? डेल्टा आएंगे, गामा आएंगे, इस तरीके के, या यूं भी कह सकते हैं इसमें इमेज के फॉर्म में आते हैं, जैसे टी अल्फा आ जाएगा और टी बीटा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम? टी अल्फा ले रहे हैं, या गामा इज इक्वल टू हम कितना ले रहे हैं? टी बीटा ले रहे हैं, राइट। तो इट इज द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू। आरटी में एलिमेंट्स आए कहां से हैं? ये सारे एलिमेंट्स कहां से आ रहे हैं? ये कहां से आ रहे हैं? आपके डब्ल्यू से आ रहे हैं। तो इट इज द कलेक्शन ऑफ ए सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू विच आर इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वी। सब नहीं आ जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। डब्ल्यू के कुछ एलिमेंट्स हो सकता है छूट जाएं, रह जाएं, जो वी के एलिमेंट्स की इमेज ना बने। एज पर डिफिनेशन की टी वेल डिफाइंड है, वी के तो सारे एलिमेंट की इमेज डब्ल्यू में होनी चाहिए, लेकिन डब्ल्यू के एलिमेंट्स जो आपके हैं वो कुछ छूट भी सकते हैं, हो सकता है कि इमेज ना बने किसी की भी, राइट। तो नहीं बनेंगे तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को फिर इनटू कहते हैं। और अगर सब कवर हो जाते हैं, मान लीजिए टी ऑन टू हो जाएगा, तो ऑन टू के केस में फिर ये डब्ल्यू हो जाएगा। अगर टी, इफ टी इज ऑन टू, ठीक है, ऑन टू तभी होता है जब डब्ल्यू के सारे कवर हो जाए, तब तो फिर ये इक्वल टू डब्ल्यू के हो जाएगा आर टी, क्योंकि डब्ल्यू के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। और अगर इनटू होगा तो फिर ये सबसेट रहेगा। तो रेंज स्पेस सेट होता है अपने आप में, या सबसेट होता है किसका? डब्ल्यू का, जो एलिमेंट्स इमेज बनते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन जो एक स्टैंडर्ड तरीके से लिखनी एग्जाम में, let V and W be two vector spaces over F and T be a linear transformation from V to W, then the image set of V under linear transformation T is called the range of T. Image set of V कहलाएगा। एलिमेंट्स भले ही वो W से आएंगे, लेकिन इमेज सेट तो V का ही होगा, ठीक है। डिनोटेड बाई RT, that is set of all vectors in W या of W such that delta is equal to T alpha for alpha belonging V, thus RT is equal to T alpha alpha belonging V। T लगा के कर दिया, ठीक। अब आपको ये भी दिखाना है कि शो दैट रेंज स्पेस RT इज द सब स्पेस ऑफ W, क्योंकि उसमें तो W से एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम इधर दो एलिमेंट्स लेते हैं, टी अल्फा डेल्टा, वही चीज जो यहाँ ली हमने भी ली है, शायद अल्फा को डेल्टा से लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाना होगा कि ये जो एलिमेंट है यहाँ पर आपके पास आएगा इस जगह, इसको मैं थोड़ा यहाँ करके लिख रहा हूँ, इस जगह जो एलिमेंट आएगा सी डेल्टा प्लस गामा, वो इधर के किसी न किसी एलिमेंट से कवर हो जाएगा, यानी ये इमेज बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि सी डेल्टा प्लस गामा जो है वो इमेज होगा किसी एलिमेंट वी की, ठीक। तो इसको देखिए यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं, सॉल्व है, देख लीजिए। लेट RT is equal to T alpha alpha belongs B. RT is non-empty subset of W because at least zero vector in W is in RT. RT जो है वो नॉन एम्प्टी हो जाएगा, कम से कम एक एलिमेंट तो RT में आ ही जाएगा W से, क्योंकि वो इमेज बन चुका होगा। वो किसकी इमेज बन चुका होगा? एक बार यहाँ देख लें, जीरो वेक्टर, ये जीरो वेक्टर, ये ट्रांसफॉर्मेशन टी लिया, तो ये जब ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो ये वाला वेक्टर जो होगा डब्ल्यू का वो आर टी में चला जाएगा, कम से कम चला जाएगा। अब दो एलिमेंट ले लीजिए, लेट डेल्टा एंड गामा आर इन आर टी सच दैट डेल्टा इक्वल टू टी अल्फा एंड गामा इक्वल टू टी बीटा होना चाहिए यहाँ पर आपका, टी बीटा फॉर अल्फा बीटा बिलोंगिंग वी। दो एलिमेंट्स हैं, अल्फा बीटा कहाँ बिलोंग कर रहे हैं आपके पास? अल्फा बीटा तो यहाँ बिलोंग कर रहे हैं, और यहाँ पर आपके पास डेल्टा और गामा बिलोंग कर रहे हैं, राइट। अब क्या करते हैं, देन फॉर ईच सी एफ वी हैव, अब यहाँ हमने एक एलिमेंट ले लिया सी डेल्टा प्लस गामा, ये कहाँ का होगा? सी डेल्टा प्लस गामा, ये तो डब्ल्यू का एलिमेंट होगा। फिर भी इसकी राइटिंग कर रहे हैं, देखिए राइटिंग करके क्या मिलता है हमको देखना है। विच कैन बी रिटेन सी, और डेल्टा की वैल्यू टी अल्फा और गामा की वैल्यू हो गई आपकी टी बीटा, यानी कि टी सी अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं,
तो अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए इसको या और करके लिख लें यहाँ पर, तो देखा जाए तो टी सी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया सी डेल्टा प्लस गामा। और सी अल्फा प्लस बीटा कहाँ का एलिमेंट है? सी अल्फा प्लस बीटा तो वी का एलिमेंट है ना, ये अल्फा है बीटा है, तो यहाँ पर ये एलिमेंट बिलोंग कर जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो एलिमेंट हमारे पास होगा सी अल्फा प्लस बीटा, उसकी इमेज ये बन जाएगा कौन? सी डेल्टा प्लस गामा। राइट? इसका मतलब सी डेल्टा प्लस गामा कहाँ बिलोंग कर रहा है? आरटी में, क्योंकि अब ये एलिमेंट डब्ल्यू से उठ करके चला जाएगा कहाँ? आरटी वाले सेट में। क्यों आरटी वाले सेट में डब्ल्यू से वहां चला जाएगा? वहां जाने का मतलब ये नहीं ये खाली हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है सेट थ्योरी के मुताबिक। बस ये वहां पर रहेगा, यहाँ भी रहेगा डब्ल्यू में और वहां भी रहेगा, वहां यानी कि आरटी में। तो सी डेल्टा प्लस गामा आरटी में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आरटी इज सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू। क्योंकि सब स्पेस का क्राइटेरिया क्या है? सब स्पेस का क्राइटेरिया ये है कि अगर आपके पास दो एलिमेंट हैं डेल्टा और गामा, तो आपको ये दिखाना होता है कि सी डेल्टा प्लस गामा भी इसमें बिलोंग करेगा। और सी डेल्टा प्लस गामा डब्ल्यू का इसमें तभी बिलोंग करेगा जब वो किसी एलिमेंट का यानी वी के किसी एलिमेंट की इमेज बन जाए। तो आपने इतने प्रोसेस में ये प्रूफ किया कि सी डेल्टा प्लस गामा इमेज है, इसकी इमेज है सी अल्फा प्लस बीटा की इमेज है, और सी अल्फा प्लस बीटा वी का एलिमेंट है। तो देयरफॉर सी डेल्टा प्लस गामा बिलोंग्स इन आरटी, और ये आरटी बिलोंग करेगा, इसलिए कह रखते हैं कि विच शोज आरटी सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू। ठीक, एक बात समझ में आ गई आपको। दूसरा आरटी जब सब स्पेस बन गया है, अब देखिए दो सब स्पेस यहाँ बने, एक तो वी बना एनटी बना अभी आपका, एनटी किसका बना था? वी का। और आरटी किसका बना? डब्ल्यू का बना। तो एनटी में भी आपने देखा जब स्पेस है तो उसकी डायमेंशन होगी, उसको न्युलिटी कहेंगे या नलिटी कहेंगे। इसी तरह आरटी है और इसका भी हम सब स्पेस अगर बन रहा है ये, तो इसका मतलब इसकी भी कोई डायमेंशन होगी, और इसकी डायमेंशन को रैंक टी कहा जाता है। देखिए नोट पे दिया हुआ है, सब स्पेस RT is called range space of W and its dimension called RT। यानी इसकी डायमेंशन को क्या कहते हैं? and its dimension is called rank T। इसकी डायमेंशन को रैंक T कहा जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। एक मान लीजिए वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस V है, और इसका बेसिस जो है B से डिनोट कर रहे हैं, और एक सब स्पेस है आपका, सब स्पेस ऑफ वी डब्ल्यू। ठीक है, और इसके बेसिस को थोड़ी देर के लिए आपने बी डैश ले लिया। फाइनाइट डायमेंशनल वी भी है, मान लीजिए कि डायमेंशन जो है, डायमेंशन ऑफ वी एन है, ठीक है, और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू जो है आपकी वो एम है, क्योंकि डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू कैन नॉट एक्सीड द डायमेंशन ऑफ वी। डब्ल्यू की डायमेंशन वी से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, अब बी डैश के अगर एलिमेंट्स की हम लोग बात करें, तो ये बेसिस है, तो इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे? अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर के अल्फा एम। तो एक थ्योरम है कि एक्सटेंशन थ्योरम उसे कहते हैं कि जो बी डैश के बेसिस हैं और जो बी के बेसिस हैं, तो बी डैश जो बेसिस सेट है यानी डब्ल्यू का जो बेसिस है, इट विल बी द पार्ट ऑफ द बेसिस ऑफ बी। यानी बी में जो बेसिस में एलिमेंट होंगे उसका ये पार्ट है। ठीक, यानी ये वेक्टर ऑलरेडी यहाँ रहे होंगे, कहाँ पर? बी में, अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा एन तक। लेकिन इसकी डायमेंशन एन है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं m प्लस 1 से लेके अल्फा एन तक। देखिए कितने आ गए? अल्फा 1 से लेके अल्फा एन तक, क्योंकि ये क्या है? सब स्पेस है। तो बीइंग द सब स्पेस, इसके जो बेसिस होंगे वो पार्ट ऑफ द वेक्टर स्पेस वी होंगे। क्यों? क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और ये सबसेट है, W सबसेट है V का, तो उसका बेसिस भी उसके बेसिस का सबसेट होगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे थ्योरम 2, जो भी कंसेप्ट बताया उसका यहाँ पर यूज भी करेंगे। तो थ्योरम 2 में क्या है कि डायमेंशंस को रिलेट किया गया है। लेट V एंड W बी वेक्टर स्पेसेस ओवर फील्ड F and T be a linear transformation from V to W. Suppose that V is finite dimensional, then rank T plus nullity T is equal to dimension of V। रैंक टी भी डायमेंशन है किसकी? आरटी की, रेंज स्पेस की। और नलिटी टी जो है वो भी डायमेंशन है, वो किसकी है? नल स्पेस की। और डायमेंशन ऑफ वी तो दिया ही हुआ है, फाइनाइट डायमेंशनल है। वी की डायमेंशन अगर एन मानते हैं, इनकी अलग अलग मानते हैं,
तो उसका समेशन जो आएगा यानी रैंक टी प्लस नल्टी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी आ जाएगा। तो देखिए हम इसमें किस तरीके से सपोज कर रहे हैं यहाँ पर, गिवन वी इज फाइनाइट डायमेंशनल also null space of T and T subspace of V, therefore NT is also finite dimensional। एक्चुअली अगर यहाँ देखा जाए 3 स्पेस आपके पास आ रहे हैं, एक V हो जा रहा है, ठीक है, और एक ये V से W में तो खैर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके बाद अगर देखें तो फिर 4 हो जाएंगे क्योंकि V और W हो गया, और एक आपके पास NT हो गया, ठीक है, और एक आपके पास जो है वो RT हो गया। RT जो सब स्पेस होगा वो W का होगा, NT जो होगा वो V का होगा। तो अगर हम NT और V को चाहे तो रिलेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि NT जो है वो सबसेट है किसका? V का। तो जो NT के बेसिस होंगे वो पार्ट ऑफ V होंगे, ठीक, इसके बेसिस में V के और NT में रिलेशनशिप होगी, क्योंकि NT सब स्पेस है V का। हाँ, ये जो RT है इसका बेसिस इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि वो बेसिस कनेक्ट होगा किसके? W के बेसिस के साथ में, या RT में जो एलिमेंट्स आएंगे वो W के आएंगे। इसमें अगर अल्फा आ रहा है, बीटा आ रहा है मान लीजिए, तो इसमें क्या आएंगे? T अल्फा आएंगे, इसमें क्या आएगा? T बीटा आएगा, इस टाइप से इमेजेस करके आएंगे, ठीक है। RT में वो एलिमेंट्स आते हैं जो W के हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर अभी अल्फा, ये मत सोचिएगा आप कि अल्फा हमने टी अल्फा ऐसे लिखा इमेज के फॉर्म में, वैसे एंटी में होने की वजह से टी अल्फा किससे मैप होगा? जाकर के जीरो वेक्टर से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमने आरटी में जो आपको यहाँ शो किया है वो इमेज सेट की वजह से शो किया है, परफेक्टली नहीं शो किया है कि वो किस वेक्टर से हो रहा है। अल्फा यानी कि यहाँ पर अल्फा होना, तो यहाँ पर क्या होना? यहाँ टी अल्फा होना, क्लियर। यहाँ पर टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अभी हम जो सबसे छोटा सेट माने वी और एनटी को रिलेट करें, यानी एनटी का बेसिस हम पहले ले लें और फिर उसी को एक्सटेंशन दे दें, और एक्सटेंशन देके हम यहाँ पर वी का स्पेस मान लेते हैं, और आरटी का जो डायमेंशन है वो हम प्रूफ करेंगे क्या होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखिए थोड़ी देर के लिए हम डायमेंशन इसकी मान लेते हैं, प्रूफ क्या करना है? रैंक टी प्लस नल्टी टी इज इक्वल टू डाइम वी। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर लिख दें हम एक बार, रैंक टी प्लस नल्टी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। देखिए अगर हम डायमेंशन ऑफ वी एन मान लेते हैं और इसकी डायमेंशन हम थोड़ी देर के लिए के मान लेते हैं, तो ये जो रैंक टी आपको निकालना होगा कैलकुलेशन के मुताबिक, तो रैंक टी जो निकालना पड़ेगा वो एन माइनस के वेक्टर्स, यानी हमारे पास जो रैंक टी का बेसिस होगा हमारा, यानी अगर इसका बेसिस देखा जाए आरटी का, तो उसके बेसिस में कितने एलिमेंट होने चाहिए? एन माइनस के होने चाहिए। और उन एन माइनस के वेक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, जो एन माइनस के वेक्टर्स होंगे, और स्पैन कर रहे हो, ठीक है। किसको स्पैन कर रहे हो? आरटी को, डब्ल्यू को नहीं, आरटी को स्पैन करेंगे। यहाँ डायमेंशन किसकी है? रैंक टी, आरटी की है। तो देखिए सबसे पहले एनटी का लेंगे हम, तो लेट बी वन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन बी ए बेसिस फॉर एनटी। ये बेसिस होगा, यानी ये एलिमेंट्स एनटी में भी होंगे और एनटी के बेसिस में भी होंगे बी वन। तो एक बात और यहाँ समझ लेनी है कि इन सारे एलिमेंट्स की इमेजेस जो है वो कहाँ जा रही होगी? जीरो पे। अब इस बात को यूज भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ पर कि टी अल्फा आई कंफर्म है कि वो जीरो वेक्टर से मैप हो रहे हैं, क्योंकि वो एनटी के बेसिस में है, ठीक। और यहाँ पर आई की वैल्यू जो आपकी है वो 1 से लेकर के k, यानी k वेक्टर्स ऑफ v मैप टू द जीरो वेक्टर ऑफ w, दैट्स व्हाई दे आर इन एनटी एज वेल एज इट्स बेसिस। बेसिस मान लिया हमने इसके, तो नल्टी हमारी हो गई k। अब क्योंकि फाइनाइट डायमेंशनल है ना, अब यहाँ ऐसे सपोज क्यों किया? किसने हमें अलाउ किया कि हम सपोज कर लें? कैसे हमने सोच लिया? तो सोचने का तरीका ये हम बता देते हैं आपको कि क्वेश्चन में ही कहा गया है कि लेट वी एंड डब्ल्यू वेक्टर स्पेसेस over field F and T be a linear transformation V to W. Suppose that V is finite dimensional. आपको क्या दिया हुआ है कि V हमारा कैसा है? V हमारा finite dimensional है एक्चुअली में। V finite dimensional है और V finite dimensional है, इसलिए NT भी क्या हो जाएगा? finite dimensional हो जाएगा। और finite dimensional होने का मतलब क्या हुआ कि बेसिस एग्जिस्ट करेगा, और बेसिस एग्जिस्ट करेगा इसलिए हमने यहाँ पर B1 डिनोट करते हुए के एलिमेंट्स के साथ इसका बेसिस सपोज कर लिया। हाँ, के की वैल्यू n से कम रहेगी अगर डायमेंशन ऑफ वी n मानते हैं, ठीक। दिस बेसिस फॉर एनटी इज द पार्ट ऑफ बेसिस ऑफ, जो भी हमने बताया था आपको कि जो
स्मॉलर होगा यानी सब स्पेस होगा, उसका बेसिस मेन जो स्पेस होगा उसका पार्ट होगा। ठीक, तो लेट B2, अब आपने मान लिया कि इसके बेसिस में n एलिमेंट्स हैं, क्योंकि फाइनाइट डायमेंशनल है मान सकते हैं, या कह सकते हैं कि लेट V इज n डायमेंशनल। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा k एंड k प्लस 1 2, ये k जो वेक्टर यहाँ थे 1 से लेकर k तक वो लेंगे, और k प्लस 1 से लेकर के n तक हमने और ऐड कर दिया, कुल मिलाकर के इसके पास अगर देखें तो अल्फा 1 से लेके अल्फा n है दी बेसिस ऑफ v। तो ये इंप्लाई करेगा कि डायमेंशन ऑफ v जो है वो n। तो अभी हमने कैलकुलेशन आपको यहाँ बताई थी कि रैंक t प्लस के इज इक्वल टू n मान लेंगे। ठीक, यानी कि रैंक t इज इक्वल टू n माइनस के प्रूफ करना होगा, तो ये इक्वेशन डेवलप हो जाएगी। तो यानी कि अगर एक सेट, अब सेट कंसीडर करेंगे, बेसिस नहीं, अब बेसिस प्रूफ करेंगे उसको। अभी b1 हमने बेसिस सपोज किया, b2 हमने बेसिस सपोज किया, क्योंकि v फाइनाइट डायमेंशनल था इसलिए n फाइनाइट डायमेंशनल होगा, दोनों के लिए बेसिस हमने सपोज कर लिए। लेकिन अब हम आरटी के लिए बेसिस सपोज नहीं कर सकते, हम उसके एलिमेंट सपोज कर सकते हैं, लेकिन उन एलिमेंट्स के सेट को, यानी कि B3 जो हम सपोज करेंगे या कर रहे हैं, उसको हम लोग बेसिस प्रूफ करेंगे, किसके लिए, आरटी के लिए। ठीक है, तो देखिए अब B3 में एलिमेंट लेने कितने हैं वो हमने यहाँ डिसाइड कर लिया कि n माइनस के लेने हैं, और इसमें एलिमेंट्स आएंगे किस टाइप के, इमेज वाले आएंगे, क्योंकि इनको आना कहां से है, B3 के एलिमेंट्स आएंगे कहां से, RT से आएंगे। एक्चुअली में B3 बेसिस है RT का, तो सबसेट भी किसका है, RT का। और RT में एलिमेंट्स कहां से आते हैं, W से आते हैं, और W में कौन से एलिमेंट्स, जो इमेज बन जाते हैं किसके, V के एलिमेंट्स के, वो एलिमेंट्स इसमें आएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसको कई बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा, समझना होगा, वर्ड्स को सुनना होगा। तो B3 में हमें कितने एलिमेंट्स लेने चाहिए, B3 में हमें n माइनस के एलिमेंट्स लेने चाहिए, यानी n में से के एलिमेंट निकाल दो। जैसे लास्ट देखो आप t अल्फा n है, तो t अल्फा n मतलब n एलिमेंट्स, लेकिन नहीं, हमने स्टार्ट कहां से किया, t अल्फा k प्लस 1 से स्टार्ट किया, यानी हमने t अल्फा के लिए ही नहीं, t अल्फा 1 t अल्फा 2 जिसे देखा जाए, t अल्फा 1 से लेके t अल्फा k तक वेक्टर है ही नहीं इसके अंदर, काट दिया हमने। ठीक, तो हाउ मेनी वेक्टर्स B3 कंटेंट, कितने कंटेन कर रहा है, n माइनस के। अब हमें क्या प्रूफ करना है, नाउ वी शैल प्रूव B3 इज ए बेसिस फॉर RT। हमें ये प्रूफ करना है कि B3 जो है वो बेसिस है किसका, RT का, क्योंकि B3 तो सबसेट ही है। अभी तो बेसिस प्रूफ करना है, तो इसके लिए हमें दो चीजें प्रूफ करनी होगी, एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंसी ऑफ द B3 एलिमेंट्स, और दूसरा कि LB3 जो है RT को स्पैन करे। For it, we shall prove number one, linearly independent of B3, and second, B3 span RT, that is LB3 is equal to RT. That is each element of RT is expressible as a linear combination of the elements in B3. ये प्रूफ करना होगा। तो चलिए पहले Li प्रूफ करते हैं इनके एलिमेंट्स को। ये एलिमेंट्स को Li प्रूफ करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा, C1 I की वैल्यू, चाहे तो ऐसे लिख सकते थे आप इसको, C K प्लस 1 T अल्फा K प्लस 1, ऐसे प्लस करते जाइए, लास्ट में CN T अल्फा N इज इक्वल टू 0 वेक्टर, चाहे तो इसको फिर शॉर्ट हैंड नोटेशन में सिग्मा लगा दिया। ठीक, वेयर Ci बिलोंग्स टू F, सारे स्केलर्स। अब यहाँ पर हमें सभी स्केलर्स को 0 दिखाना है, I इक्वल टू K प्लस 1 से लेकर के N, यानी यहाँ स्केलर्स भी N माइनस K हैं। ठीक, अभी कल प्रॉपर्टी बताई थी कि आप इस सी यहाँ पर इसको अंदर ले जा सकते हैं, ड्यू टू द लीनियर प्रॉपर्टी स्केलर इनसाइड चला जाएगा आपका। ठीक, तो T CI अल्फा I लिख लिया। अब इस लीनियर प्रॉपर्टी से T को भी आप सिग्मा से ऐसे कर सकते हैं। ठीक, राइटिंग में पूरे होल लीनियर कॉम्बिनेशन को मैप करा दिया आपने। तो ये देखा जाए तो 0 वेक्टर है वो, जो कि मौजूद है अभी आपका। ठीक, ये जो कैलकुलेशन है ये लेफ्ट साइड का है, ये यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ। अब एक बात गौर करिए, ये वेक्टर कहाँ का होगा, ये वाला, ये बिलोंग करेगा V में। क्यों, क्यों V में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये जो I इक्वल टू K प्लस 1 है CI अल्फा I, तो ये वेक्टर्स तो V के ही है ना, तो जब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा तो ये वेक्टर कहाँ बिलोंग करेगा, V में ही तो जाएगा अल्टीमेटली। T को मत देखिए, आप इसको देखिए केवल, जो ये हमने सर्किल में किया, दिस बिलोंग्स टू V। अब T को देखिए, अब ये एलिमेंट जब T लगा इस लीनियर कॉम्बिनेशन पे, यानी एक नया वेक्टर मान सकते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए ये आपका डेल्टा है, तो ये T डेल्टा इज इक्वल टू क्या हुआ, 0 वेक्टर। डेल्टा का मतलब ये सिग्मा है, वाले लीनियर कॉम्बिनेशन से है हमारा यहाँ पर। तो देखा जाए तो 0 वेक्टर में आ रहा है,
इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा कहाँ बिलोंग कर जाएगा, तो चला जाएगा एनटी के अंदर, यानी ये लीनियर कॉम्बिनेशन एनटी में आ गया पूरा पूरा। क्यों? क्योंकि ये जीरो वेक्टर से बिलोंग कर रहा है, जीरो वेक्टर से मैप कर रहा है। जीरो वेक्टर कहाँ का है? ये तो W का हुआ। क्यों W का हुआ? क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T लगा है, T इसको मैप करा रहा है जीरो वेक्टर से। ठीक, तो ये चला जाएगा आपका एनटी में। तो अगर एनटी में क्या, देखिए राइटिंग लिखा हुआ है एनटी में क्या, ये एलिमेंट्स कहाँ चला जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन का? एनटी में। अब इस वेक्टर को चूंकि एंटी में आ गया है जीरो वेक्टर से मैप होने की वजह से, तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर i इक्वल टू k प्लस वन सी आई अल्फा आई, ये वाला वेक्टर। अब ये बताइए अच्छा एंटी का बेसिस क्या है? एंटी तो हमारे पास एक सेट है और ये एलिमेंट हमारा एंटी में चला गया, i इक्वल टू, कंसंट्रेट करिएगा, i इक्वल टू k प्लस वन से लेकर n तक सी आई अल्फा आई, ये कहाँ चला गया? एंटी में। और एंटी का अभी आपने बेसिस सेट मान रखा है पीछे, अल्फा वन से लेकर के अल्फा के वेक्टर्स। यहाँ पर इस जगह देखिए ये रहा आपके पास है ना B1, अल्फा वन टू अल्फा के वेक्टर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस वेक्टर को आपने एनटी में शो किया, इस वेक्टर को, दिस वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स अल्फा वन टू अल्फा के। क्यों? क्योंकि B1 जो है वो बेसिस है किसका? एंटी का। तो एंटी का हर एलिमेंट इस B1 के वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए ये लिखा हुआ है, therefore I equal to k plus 1 to n ci alpha I can be expressed as a linear combination of the vectors alpha 1 to alpha k because of this is elements of nt। तो अब इस वेक्टर को यहां लिखा और इधर हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया। लीनियर कॉम्बिनेशन में इन वेक्टर्स को लेना है 1 से लेकर ये वेक्टर्स k तक हैं। तो i इक्वल टू 1 टू k, अब स्केलर नया लगा दिया हमने, i a i अल्फा आई, a यूज कर सकते हैं, b यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब ये ai जो है माइनस में करके यहां लिख लिया। अब देखिए ये पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ कितने वेक्टर्स का, i इक्वल टू 1 से लेकर k तक, k प्लस 1 से लेकर n तक। तो हमें लगता है सारे वेक्टर आ गए, अल्फा 1 2 लेकर के अल्फा k तक, अल्फा k प्लस 1 से लेकर के अल्फा n तक। क्या आपको याद है पीछे आपने इसको B2 मान रखा है, और B2 जो कि V का बेसिस सेट है। अगर देखिए पीछे आप, B2 जो है वो बेसिस सेट है किसका? B2 इज द बेसिस सेट फॉर V, V का बेसिस सेट है, और बेसिस है तो ये कैसा होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यानी जो इक्वेशन 1 आपकी दिख रही है ये अल्फा 1 टू अल्फा n वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन की है, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ। और लीनियरली इंडिपेंडेंट होने की वजह से ये जितने स्केलर्स हैं ai सब जीरो हो जाएंगे, और ci जितने हैं वो सब जीरो हो जाएंगे। This equation 1 is the linear combination of vectors in B2, but B2 is the basis set, implies Li linearly independent होगा। इसका मतलब A1 A2 AK सब जीरो होंगे, और CK प्लस 1 CK प्लस 2 से लेके CN तक जीरो होंगे। यही बात तो हमने कही थी आपको यहाँ पर कि आपने जब ये लिखा है तो ये जो CI लगा हुआ है ये सभी स्केलर्स हैं, और इनको हमें जीरो प्रूफ करना है। ये जीरो प्रूफ हो जाएगा तो जो B3 के एलिमेंट्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ हो जाएंगे। ठीक, तो हेंस B3 इज Li, इसलिए आपका ये जो है B3 सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। अब हम लोग शो करेंगे कि B3 जो है RT को स्पैन कर रहा है। टू शो B3 स्पैन RT, इसका मतलब क्या हुआ कि RT का एक वेक्टर ले लेंगे और उसको ये दिखाएंगे कि वो B3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ रहा है। B3, एक बार B3 हम यहाँ लिख लेते हैं। B3 के एलिमेंट्स आपको पीछे याद होगा हमने T अल्फा K प्लस 1 और T अल्फा K प्लस 2 से लेकर के T अल्फा n तक लिया हुआ है। हाउ मेनी वेक्टर्स? K माइनस n। ठीक, अब जो आपके पास RT है तो एक काम करिए, RT का कोई एलिमेंट एक बीटा मान लीजिए आप। ठीक है, बीटा से बिलोंग कर रहा है। अब दिखा देंगे बीटा ये B3 के एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन में आ रहा है, बस यही टारगेट है हमारा। तो लेट बीटा इज एनी वेक्टर ऑफ RT, देन देयर एग्जिस्ट अल्फा। अब यहां पर उन्होंने ये कहा कि बीटा RT में है। ठीक, बीटा RT में आया कैसे होगा, ये बात पूरा प्रोसेस एक बार हम आपको और दिखा दें। ये V है, ये W है, तो यहाँ एक अल्फा रहा होगा जिसने बीटा किया होगा कि नहीं? ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T है।
तो अब ये बीटा यहां से चल करके आरटी में आया। अब ये अल्फा है, ठीक, तो अल्फा जो है वो बीटा से मैप हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या कि बीटा से मैप हो गया, टी अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तभी तो बीटा चल करके आया कहाँ, आरटी में। अब अल्फा वी का मेंबर है, अल्फा कहाँ का मेंबर है, वी का है, अल्फा वी में बिलोंग कर रहा है। और वी का बेसिस क्या है, वी का बेसिस B2 माना था, अल्फा 1 अल्फा 2। अगर हम इसके बेसिस की बात करें तो B2 बेसिस था, और इसमें एलिमेंट्स थे अल्फा 1 से लेकर के अल्फा n तक। तो क्या इस अल्फा को हम लोग इसके कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, अल्फा 1 टू अल्फा n? हाँ लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज अल्फा बिलोंग्स V and B2 containing alpha 1 to alpha n vectors is the basis of V. That's why यहाँ देखो क्लेम किया है कि then there exists alpha is equal to I equal to 1 to n xi. Actually there exists के बाद यहाँ होना चाहिए there exist scalars, लाइन छोटी है, scalars x1 x2 xn belonging f, ये बिलोंग करेंगे such that ये अल्फा इक्वल टू I इक्वल टू 1 टू n xi अल्फा I in V, ठीक। सच दैट फिर ये लिखा हुआ, ये सच दैट इसलिए लगा क्योंकि बीटा को मैप करा है हम लोगों ने, बीटा इज इक्वल टू टी अल्फा। क्लियर? अब देखिए अल्फा की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, आई इक्वल टू 1 टू n सिग्मा आई अल्फा, लीनियर कॉम्बिनेशन है बिकॉज अल्फा बिलोंग्स V and alpha is expressible as a linear combination of the elements in V2 and V2 contains alpha 1 to alpha n vectors, right? तो अब यहाँ लिखने के बाद थोड़ा यहाँ देखिए ब्रेकिंग करेंगे हम लोग। हमने क्या किया, ये i इक्वल टू 1 से n तक कर दिया, ठीक। i इक्वल टू 1 टू, शायद मुझे लग रहा है ये चीज यही लिखी हुई नहीं, अभी ब्रेकिंग नहीं की। अब इस टी को पहले इनसाइड ले जाइए आप, टी को इमेज के वहां, या टी को इनसाइड ले गए, एक मिनट, ठीक, ब्रेक नहीं किया अभी। टी को इनसाइड ले गए, टी अल्फा आई बना दिया, क्या कर दिया, टी इनसाइड लिया लीनियर प्रॉपर्टी से, एक्स आई टी अल्फा आई लिख लिया। अब ब्रेक करेंगे यहाँ पर, अब ब्रेक यूं करेंगे, i इक्वल टू 1 से लेकर k तक और k प्लस 1 से लेकर के n तक, दो पार्ट में कर लेंगे। क्यों दो पार्ट में करेंगे, क्योंकि B3 के जो एलिमेंट्स आपके पास दिख रहे हैं यहाँ पर देखा जाए तो अल्फा k प्लस 1 से स्टार्ट है, ठीक। अब दो पार्ट में करने के बाद एक बात तो बिल्कुल क्लियर है जो यहाँ लिखी नहीं थी, हम लिख दे रहे हैं कि सिग्मा i इक्वल टू, लिखिए शायद यहाँ नीचे लिखिए कि ये जीरो वेक्टर से मैप होगा, लिखा है नीचे, लिखा है ना कि ये जो आपका ये है आई एक्स आई, और यहाँ हो जाएगा जीरो वेक्टर आई इक्वल टू, क्यों हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया था शायद यहीं पर कि B1 में जो एलिमेंट्स हैं वो किसके बेसिस है, एंटी के बेसिस है। B1 के एलिमेंट्स एंटी के बेसिस हैं, इसलिए B1 के सारे एलिमेंट्स की जो इमेज होगी वो जीरो वेक्टर आ जाएगा, ठीक। तो इसलिए जो पहला सिग्मा लगा हुआ है आपका यहाँ पर, जो फर्स्ट सिग्मा है, जो टी आई इक्वल टू 1 टू n तक के वेक्टर्स को ये जो दिखा रहा है यहाँ, ये जीरो वेक्टर बना देगा, ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर? बिकॉज B1 इज द बेसिस फॉर एंटी। और ये जो दूसरा वाला आपका यहाँ पर है केवल वही रह जाएगा, दूसरा वाला आपके पास i इक्वल टू k प्लस 1 से लेकर के n तक, ठीक। और ये आपका एक्स आई टी अल्फा आई, ठीक है। तो यानी अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो फिर ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही है आपका, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आई की वैल्यू पुट कर दें, आई रन करेगा k प्लस 1 से लेकर के n तक। तो इसका मतलब जो बीटा आप लेकर चले थे यहाँ पर, ये बीटा देखिए, दिस बीटा इज एक्सप्रेसिबल एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन B3, ठीक। और ये चीजें इन्होंने समझाई भी है कि एज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के बिलोंग्स एंटी vectors of null space, therefore t alpha is equal to 0 to I equal to 1 to 3. Thus any vector beta in RT can be expressed as a linear combination of the vectors t alpha k plus 1 to t alpha n vectors of B3. This is important कि B3 के vectors में आपका आ जा रहा है। Hence B3 spans RT, उसने स्पैन कर दिया RT को, therefore B3 is a basis for RT, ठीक। तो रैंक T जो होगी वो B3 के एलिमेंट्स होगी, और कितने एलिमेंट्स उसके पास है, n माइनस के। ये तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही एजम्पशन इस प्रकार से किया था कि n माइनस के रहे, सो दैट वी कैन एडजस्ट। तो ये आपके पास n माइनस के आ गया, और n क्या है, डायमेंशन ऑफ V, और k क्या है, नलिटी T या न्यूलिटी T कहते हैं, ठीक है। यानी रैंक T प्लस न्यूलिटी T इज इक्वल टू डायमेंशन। तो आई थिंक ये आपका प्रूफ हो गया और आपको समझ में भी आ गया होगा पूरा।